हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होता क्या है। फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम वह बीम है, सपोज हमारे पास कोई एक बीम है ये रेक्टेंगुलर शेप में, तो इसको हम लोग सिंगली तब कहेंगे जब इसमें सिर्फ हम टेंशन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड कंप्रेशन में रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। कहाँ होगा? टॉप में ये न्यूट्रल एक्सिस होता है, इसके ऊपर में कंप्रेशन अप्लाई होता है, नीचे में टेंशन अप्लाई होता है। तो ऐसा बीम जहाँ पर हम कंप्रेशन में नहीं सिर्फ टेंशन में रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं, वैसे बीम को हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के नाम से जानते हैं। इस बीम का डिज़ाइन करने के लिए आज एनालिसिस हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, बीम का डिज़ाइन करने के लिए दो केस होते हैं हमारे पास। दो तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं या दो तरह के केस अराइज किए जा सकते हैं। पहला वो केस कि जिसमें बीम का डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, बीम का साइज गिवन रहेगा, जैसे बीम का विड्थ हो गया ये बी, ठीक है, और बीम का जो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ जहाँ तक रीइंफोर्समेंट रहता है डी, ये क्वेश्चन में आपको दिए हुए रहेंगे। बीम का डिज़ाइन करने का मतलब दो ही चीज़ से होता है, एक तो आप इसका डेप्थ और विड्थ निकालिए और दूसरा इसमें जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है उस चीज़ को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो एक तरह का केस, पहला केस क्या बन गया जिसमें आपको बी और डी दोनों दिया रहेगा, आपको ए एस टी वहाँ से फाइंड आउट करना होता है। जबकि दूसरा केस क्या बनता है कि दूसरे केस में आपको बी और डी दोनों ही फाइंड करने हैं, ये भी फाइंड करना है और ए एस टी भी फाइंड करना होता है। ए एस टी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। टेंशन जोन में जो एरिया ऑफ स्टील हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसका कितना अमाउंट होगा। तो ये दो तरह के केस बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पहला केस का डिस्कशन करेंगे। पहला केस में मतलब कि डेप्थ और विड्थ हमें दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और उस हमको फाइंड करना है कि कितना अमाउंट ऑफ स्टील हमें पार्टिकुलर लोड के लिए रिक्वायर्ड होगा जो कि हमें आइडेंटिफाई कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम बेंडिंग मोमेंट को वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू दिया रहेगा, हो सकता है कि लाइव लोड आपको दिया हुआ हो। ठीक है, डेड लोड हम फाइंड आउट करेंगे। डेड लोड कैसे निकालते हैं, तो डेड लोड के लिए यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट का जो भी यूनिट वेट होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब का होता है, और इसके जो भी हमारे डायमेंशन दिया होगा उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डेड लोड मिल जाता है। ठीक है, देखिए ये कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी यूनिट वेट इज इक्वल टू होता है वेट पर यूनिट में वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसका एक्चुअल वेट मिलता है। और डेड लोड क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ वेट होता है डेड लोड। ठीक है, तो हमें डेड लोड यानी कि क्या होता है, वेट होता है, तो वेट निकालेंगे हम। तो डेड लोड हम निकाल सकते हैं कैसे, जो यूनिट वेट होगा कंक्रीट का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें डायमेंशन दिया होगा उसके वॉल्यूम से। ठीक है, हमें जैसे बी और डी पता होता है, इस केस में हमें बी भी पता होगा, बी की वैल्यू दी रहेगी और डी की वैल्यू भी यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से बी और डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीटर में वैल्यू होगा तो मीटर में पुट करेंगे, और हम 1 मीटर विड्थ के लिए इसको यूज करेंगे। तो इसमें वॉल्यूम हमको निकालना होगा 1 इंटू बी इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा और यूनिट वेट की जगह पर यूज करेंगे कितना, 25। तो इस तरह से हमारा डेड लोड यहाँ से निकल सकता है। और डेड लोड जब निकल जाएगा तो लाइव लोड हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, तो लाइव लोड और डेड लोड दोनों को यूज कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा। टोटल लोड इज इक्वल टू हो जाएगा लाइव लोड प्लस में डेड लोड, ये टोटल लोड हो गया। देन हमें फैक्टर लोड, यहाँ पे फैक्टर लोड कैलकुलेट करना होगा। फैक्टर लोड मतलब कि जितना भी हमारा लोड ये आया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो इस तरह हमको फैक्टर लोड मिल जाता है। तो अब हमें क्या मिल गया, टोटल डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाती है जो कि होता है कितना, टोटल फैक्टर्ड लोड होता है। अब बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना होगा, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हमको ये क्वेश्चन में दिया होगा यूडीएल लोड लग रहा होगा या पॉइंट लोड लग रहा होगा। जनरली फ्रेंड्स, बीम के ऊपर जो लोड अप्लाई होते हैं स्लैब का, बीम के ऊपर जो स्लैब होता है वो यूडीएल लोड लग रहा होता है। तो जनरली इस क्वेश्चन में हम लोग यूडीएल की फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब WL²/8 का। ठीक है, जहाँ पर एल होता है लेंथ ऑफ स्पैन। तो यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स में क्लियर हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट हमें फाइंड करने के बाद फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, अगर लोड फैक्टर्ड कर लिए हैं तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फैक्टर्ड पहले नहीं किए हुए हैं तो बाद में हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके उसको फैक्टर्ड करना होता है। उसके बाद करते हैं क्या, जब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद करेंगे हम MU लिमिटेड निकालेंगे, मतलब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमें पता होता है, हमें पता होगा एज पर ग्रेड ऑफ स्टील। जैसा भी ग्रेड ऑफ स्टील होगा, अगर Fe 415 है, चाहे Fe 250 है, Fe 500 है, तो उसके लिए MU लिमिटेड हमने पहले से ही क्लास में बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो MU लिमिटेड वहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो MU लिमिटेड हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये तीनों वैल्यू है MU लिमिटेड का, Fe 250
350 के केस में, Fe 415 केस में, Fe 500 के केस में इस वैल्यू को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये उसके बाद ये दोनों चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ये कंडीशन चेक करना होता है। मतलब ये कि जो बीम हम जिस बीम का हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस बीम पर हमको बेंडिंग कितना लग रहा है, लोड उस पर बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, BMU आ रहा है, जो कि हम अभी कैलकुलेट किए हुए हैं W²/8 से। लेकिन उस बीम का लिमिटिंग कैपेसिटी कितनी है मोमेंट की, वो चीज़ें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो अगर ये लिमिटिंग वाला केस ग्रेटर है बेंडिंग मोमेंट से, तब हम इस बीम का डिज़ाइन करेंगे सिंगली से। मतलब अगर ये कंडीशन आपके सामने मिल रहा है, ठीक है, BMU <= MU लिमिटेड, तब हम बीम का डिज़ाइन करते हैं सिंगली से। अदरवाइज ये कंडीशन नहीं मिल रहा हो तो हम डिज़ाइन करते हैं बीम का डबली से। जब हम डबली का सेक्शन पढ़ाएंगे तब आपको हमको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हमें सिंगली का डिज़ाइन करने में जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब ये कंडीशन हमें मिल जाता है तो हम AST वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। देखिए, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये कि पहले हम XU को डिटरमाइन करें, XU कैलकुलेट करें, और इस XU को कैलकुलेट करके हम C = T में पुट करते हैं और यहाँ से AST मिल जाता है। ठीक है, C = T को पुट करेंगे, कंप्रेशन को टेंशन के बराबर करेंगे और यहाँ से हमें AST की वैल्यू मिल जाती है। ये फॉर्मूला पहले मैं बता चुका हूँ कई बार, तो आप इसको रिवाइज जरूर कर लें। तो यहाँ से हम लोग AST निकाल सकते हैं। एंड दूसरा मेथड क्या होता है, हम AST डायरेक्ट हम इस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेथड हमारे पास आते हैं AST को कैलकुलेट करने के लिए। देखिए, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला की हेल्प से डायरेक्टली हम AST फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में निकला हुआ AST और इस केस में निकला हुआ AST दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों ही सेम होगा। चाहे आप पहले XU कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद AST निकालिए, या फिर डायरेक्ट आप AST निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब AST निकल जाता है, ठीक है, देखिए AST जब निकल जाता है उसके बाद मैक्सिमम AST और मिनिमम AST भी प्रोवाइड करना होता है। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हमने लिखी हुई है। यहाँ पर बातें ये लिखी हुई है कि अगर बेंडिंग मोमेंट ग्रेटर हो जाता है MU लिमिटेड से, तो सेक्शन का डिज़ाइन हमको करना होता है किससे, W से। ठीक है, सेक्शंस को W से करना होता है, और नहीं तो सेक्शन का साइज को हमें इंक्रीज करना होगा, जिससे कि ये कंडीशन नहीं आए। सिंगली का डिज़ाइन करने के लिए ये कंडीशन हमको नहीं चाहिए। सिंगली का डिज़ाइन करने के लिए हमें कंडीशन कौन सा होना चाहिए कि बेंडिंग मोमेंट कम होना चाहिए लिमिटिंग से, ये कंडीशन यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, जब AST हमें यहाँ से मिल जाता है, तब AST के बाद AST जब फाइंड आउट हो जाता है, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं AST मिनिमम, यानी कि मिनिमम AST कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो होता है 0.85 BD बट्टा में FY। यहाँ से मिनिमम AST निकाल सकते हैं। ठीक है, और AST मैक्सिमम कितना होता है, AST मैक्सिमम उसके बाद कैलकुलेट करते हैं 0.04 स्मॉल b इंटू कैपिटल D। ठीक है, यानी कि AST मैक्सिमम जो होगा वो होता है 4%, 0.04 स्मॉल b इंटू कैपिटल D का। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमम लिमिट हम रेनफोर्समेंट का कितना दे सकते हैं और मिनिमम हम कितना वहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसके बाद स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिंग उसमें कितना आएगा, डायमीटर बार्स के बीच में जो भी हम बार्स यूज किए हुए हैं, तो 4 या 5 जो भी है, 3 या बार यूज किए हुए हैं, तो उन बार्स के बीच में कितना स्पेसिंग रहने वाला है ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सिंगली का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि करना कैसे है। देखिए, आपके सामने एक न्यूमेरिकल यहाँ दिख रहा होगा। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि बीम का साइज़ दिया हुआ है 350 mm विड्थ है, 700 mm उसका डेप्थ दिया हुआ है। ओवरऑल कहा है, ओवरऑल मतलब कि क्लियर कवर इसमें साथ में लिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि लाइव लोड, इसमें लाइव लोड दिया हुआ है 30 किलोन्यूटन पर मीटर का। मतलब क्या है कि ये UDL है। ठीक है, जैसा कि सामने आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर ये UDL का लोडिंग किया हुआ है। उसके बाद कहता है कि ये क्लियर कवर नहीं है इसमें, इफेक्टिव स्पेन 6 मीटर का दिया हुआ है। M30 और Fe 415 का यूज भी किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डेड लोड चाहिए। देखिए, डेड लोड के लिए हमने क्या बताया कि जो भी आपका बीम का डायमेंशन है, डेड लोड के लिए बीम का डायमेंशन कितना है, 350 और 700, मतलब 350 mm में है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.350 और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.700, और इसको हम लोग 1 मीटर विड्थ के लिए करते हैं। तो इसके लिए वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम देखिए 0.35 इंटू 0.7 इंटू 1, 350 mm, 700 mm, और ये 1 क्या है पर मीटर विड्थ के लिए, और 25 क्या होता है किलो न्यूटन में, किलो न्यूटन पर मीटर को इसका यूनिट वेट होता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देने से हमें मिलता है क्या, यहाँ से डेड लोड
हमें मिलता है यहाँ से डेड लोड, तो डेड लोड हमें आ गया 6.125। लाइव लोड हमें दिया हुआ है 30 किलोन्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में 30 किलोन्यूटन का लाइव लोड अप्लाई होता है। तो इस तरह से हम जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिला 36.125 किलोन्यूटन पर मीटर का, ठीक है, टोटल लोड मिलता है। उसके बाद फैक्टर लोड किए फैक्टर लोड के लिए हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब कि हमारा डिजाइन लोड कितना यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमको वैल्यू मिला 54.18, 54.18। एंड इसमें जब हम वैल्यू पुट किए बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए W²/8, तो हमें वैल्यू मिलता है 243.8 किलोमीटर। देखिए ये बहुत इजी है, आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको टफ नहीं लगेगा, और अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको टफ लग रहा होगा। ये टोटल कैलकुलेशन है, मतलब ये कि पहला स्टेप में हमको BMU की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, देन उसके बाद फैक्टर्ड BMU निकालना होता है। तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड हो चुका है क्योंकि 1.5 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हमारा फैक्टर्ड वैल्यू है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, MU लिमिटेड। MU लिमिटेड मतलब कि लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। कैसे निकालेंगे ये, तो हमारे पास फॉर्मूला है 0.138 FC के BD²। ये तब है जब हमारे पास ग्रेड कौन सा है, FE 415 का ग्रेड है, मतलब हमारे पास जो ग्रेड यूज करना है क्वेश्चन में दिया हुआ है FE 415 ग्रेड है यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पास MU लिमिटेड यहाँ से भी मिल गया, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया पहले BMU मतलब कि बेंडिंग मोमेंट कितना उस पर अप्लाई हो रहा है, और दूसरा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें फिर मिल गया। अब हमको क्या करना होता है, केस अप्लाई करना होता है। अब देखिए क्या ये केस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट छोटा है, MU लिमिटेड ग्रेटर है, मतलब 612 बड़ा है, 243 यहाँ पर कम है, तो बिल्कुल ये हमारा यहाँ पर केस जो है ये कंसीडर हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि इस बीम को हम सिंगली से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बीम को क्या कर सकते हैं, सिंगली से डिजाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो डिजाइन करने के लिए क्या होता है, अब BOD तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से AST, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इन टेंशन जोन। तो हमने क्या बताया कि आप दो मेथड है, या तो XU को निकालिए और देन C=T में पुट कीजिए, ठीक है, एक तो ये मेथड है, और नहीं तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट AST का फॉर्मूला जो आप जानते हैं क्या, AST = 0.5 FC के BD/FY, ठीक है, ब्रैकेट अंडर 1 - 4.6 BMU/FC के BD², ये वाला फॉर्मूला था बड़ा वाला। तो इसी में हम पुट करके और AST की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आता है वैल्यू ये, देखिए। तो ये दोनों का हमने यहाँ पर अल्टरनेटिवली इसमें वैल्यू को पुट किया है, ये हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूला में डायरेक्टली रख के वैल्यू को पुट किया, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट किए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू पुट करते समय यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो BMU के वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट करना है, हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आया था कितना वहाँ पे 243.8, यहाँ भी लिखा 243.8, लेकिन ये 243 था किलो न्यूटन मीटर में। हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट किए 650 है, 350 है, 415, ये सब न्यूटन mm में है, तो इसकी वैल्यू को भी हमें न्यूटन mm में रखना होगा, यानी कि 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10⁶ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो AST हमारे पास इतना आ गया 1115.96 mm²। इस AST को हम दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया कि पहले XU निकालेंगे। देखिए जो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कम वैल्यू आया था, उस बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करेंगे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कंप्रेशन साइड में, फार्मूला से सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई कराने के बाद यहाँ से हमें XU की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है कि XU हमारे पास आ गया 106 का। अब इस XU का यूज करेंगे कहाँ पे, C=T में। देखिए C=T यहाँ पे रखा हुआ है, C=T यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रखेंगे तो सारा वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या नहीं है, तो ये AST यहाँ पर नहीं है, तो AST का कैलकुलेशन करते हैं। AST हमें यहाँ से मिल जाता है, देखिए इस तरह से भी AST हम कैलकुलेट किए थे तो 1115.7 आया था, और दूसरे मेथड से किए थे तो 1115.96 आया था, मतलब बहुत ही माइनर डिफरेंस है, तो लगभग ये सेम आता है। तो AST निकालने के बाद हमारे पास क्या और स्टेप्स होते हैं, तो मिनिमम AST फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम AST 0.85 BD/FY, इस वैल्यू को पुट किए। देखिए जो AST हमें रिक्वायर्ड है वो है कितना, 1115.96 mm², लेकिन मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो लोड बियर कर ले, मिनिमम AST इससे कम नहीं जा सकता, वो है 465.96 mm² का, ठीक है। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम प्रोवाइड कितना कर सकता है, तो AST 0.04 B/D। देखिए यहाँ पर B विड्थ होता है, D होता है टोटल डेप्थ, ठीक है, टोटल डेप्थ जो कि क्वेश्चन में 700 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 700 दिया हुआ है। स्मॉल d क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, जो कि 50 mm क्लियर कवर आप इसमें से घटाइएगा तो 650 mm बनेगा,
ठीक है। तो इस चीज़ को वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास मैक्सिमम आता है 9800 mm², 9800 mm², मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो हमें जो एच टी एज्यूम करना होता है, हम कितना एच टी इसमें बनाएंगे, क्योंकि एच टी की तो 3 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ आ गई, एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, 3 वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो इन तीनों में से हमें जो एच टी सेलेक्ट करना होता है वो होगा इस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1115 है तो आप 1200 ले सकते हैं, 1250 ले सकते हैं, 1300, 1400, 1500, आप फ्री हैं कोई भी एच टी लेने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि ये 9800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें से वैल्यू को कंसीडर करना है। कंसीडर करने के बाद हम डायमीटर प्रोवाइड करेंगे कि कितना डायमीटर हम यूज करेंगे बार्स का। सपोज अगर हमने 12 mm डायमीटर का बार का यूज किया हुआ है, 12 mm का, ठीक है। एच टी हमने एज्यूम किया कितना, एच टी हमारे पास आया हुआ है 1115, ठीक है। और एच टी हमने लिखा एच टी प्रोवाइड कितना हम यूज कर रहे हैं 1300, सपोज 1300 mm² हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो इस 1300 mm में जो हम डायमीटर अपना बार रखेंगे वो इससे सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अगर हम 12 mm का बार यूज कर रहे हैं और हमें 3 बार यूज करना होगा, इन तीनों का एरिया निकालिए कितना आएगा। एरिया निकालेंगे पाई बाई 4 d², अगर 3 बार यूज किए तो 3, मतलब पाई बाई 4 का आता है 0.785, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी का स्क्वायर, अगर 12 mm का लिए हैं तो 144 इंटू में 3, ये करके देखिए कितना आ रहा है। अगर वो वैल्यू 1300 के आसपास में आ रहा है तो ठीक है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे, जितना वैल्यू आएगा इतना ही को हम लोग यूज कर लेंगे। नहीं आया तो ऐसे ही बार्स को हम लोग एज्यूम करेंगे जितना पर आएगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, देखिए 3 बार अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए स्पेसिंग 125 आएगा, 4 बार यूज करेंगे तो उसके लिए स्पेसिंग आएगा 83.33, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्पेसिंग के बारे में बताया गया है। हम प्रोवाइड कितना किए हुए हैं, तो 4 20 mm का बार यूज किए हुए हैं, या फिर 3 22 mm का बार यूज किए हुए हैं, या फिर 2 को 25 का और 1 को 16 mm का बार यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों का जो एरिया आप यूज कीजिएगा, वो लगभग आपके 1100 के आसपास, 1200 1300 के आसपास में दिखेगा। तो हम जो यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, वो या तो 20 mm डाया का 4 बार यूज कर सकते हैं, या फिर 22 mm डाया का 3 बार यूज कर सकते हैं, या फिर 2 25 mm का और 1 16 mm का बार यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बार्स को प्रोवाइड करने के बाद हमें स्पेसिंग देना होता है। स्पेसिंग कितना आएगा, देखिए बीम हमारे पास टोटल विड्थ था कितना, टोटल विड्थ था 350, तो 50 mm क्लियर कवर यहाँ से, 50 mm क्लियर कवर यहाँ से हम लोग यूज करते हैं। तो उसको देने के बाद बीच में बचा कितना, बीच में बचा हमारे पास 250, 350 में से 50 निकल गया, बचा कितना 250। तो अब इस 250 में अगर हमको 3 बार्स प्रोवाइड करना है तो स्पेसिंग के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि इसके बीच में स्पेसिंग देखिए एक बचा है, एक ये बचा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 125 mm। अगर हमको 4 बार यूज करना है यहाँ पे तो स्पेसिंग के लिए 3 से डिवाइड करेंगे और वो वैल्यू आ जाएगा 83.33, ठीक है। तो ये था हमारे सिंगली रीइंफोर्स बीम के डिज़ाइन के लिए पहला केस पर आधारित एक न्यूमेरिकल। करना कुछ नहीं होता है इसमें। पहला स्टेप में आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, एमयू लिमिटेड को फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशन चेक करना है कि जो बेंडिंग मोमेंट हम यूज कर रहे हैं वो लेस देन होना चाहिए एमयू लिमिटेड से। जब ये ऐसा यूज हो जाता है तब हम एच टी यूज कर लेते हैं, एच टी कैलकुलेट कर लेते हैं। एच टी कैलकुलेट करने के बाद एच टी मिनिमम एंड एच टी मैक्सिमम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं एंड देन स्पेसिंग देते हैं। बस इतना सा ही काम है इसमें। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं पूरा यकीन है कि आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने दूसरे केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।